एक बार फिर से आप सभी मेरे सब्सक्राइबर और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं और जितने भी मेरे चैनल को देखते हैं, नहीं देखते हैं, जिनके पास जा रहा है, सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। आज की जो सीरीज है 12th क्लास की, जो 1 नंबर वाली सीरीज थी, क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 34 तक जो 7 प्रश्न थे, उसी सीरीज में आज हम लोग देखने जा रहे हैं चैप्टर 4 बुक पार्ट 1 बुक जो है मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, उसमें पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर हो चुका है। उसमें जो 1 नंबर के प्रश्न आने की संभावनाएं थे उसको मैंने डिस्कस कर दिया है। आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसका लिंक, उस तीनों वीडियो आप देख सकते हैं, 10-10 मिनट का वीडियो है। चौथा चैप्टर में आज हमारा जो चैप्टर है प्राथमिक क्रिया। तो इस चैप्टर से क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं 1 नंबर के और उसके जवाब क्या हो सकते हैं, उसको हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जानेंगे, ये पूछा जा सकता है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। सीधे पूछा जाएगा कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, पहला प्रश्न। उसका जवाब आपको देना है, वैसे सभी मानव द्वारा किए जाने वाले वो सारे क्रियाकलाप जिनके द्वारा आय की प्राप्ति होती है और जिससे जीविकोपार्जन चलता है, उसी को हम लोग आर्थिक क्रियाकलाप कहते हैं। ठीक है, एक लाइन में। तो वैसे समस्त मानवीय क्रियाकलाप जिनके द्वारा मानव को आय की प्राप्ति, साथ ही साथ उसकी जीविकोपार्जन संपन्न होती है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। पहला क्वेश्चन बना। अगला बनेगा कि आर्थिक क्रियाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, तो आपके एनसीईआरटी के अनुसार हम लोग चलेंगे तो भूगोल में उसका जवाब होगा, दूसरा क्वेश्चन क्या होगा, तो आर्थिक क्रिया को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आर्थिक क्रियाओं को सामान्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है: प्राथमिक क्रिया, द्वितीयक क्रियाएं, तृतीयक क्रियाएं और चतुर्थक क्रियाएं। परंतु वर्तमान में चतुर्थक क्रिया के और संवर्धित रूप को एक अन्य आर्थिक क्रिया के रूप में पंचम क्रिया के रूप में भी हम लोग बांटते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो आपको लिखने हैं 4, अगर सब्जेक्टिव आ जाएंगे तो उसमें एक संवर्धित रूप में हम लोग आप 5वां लिख देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से सामान्यतः 4 हैं, लेकिन एक संवर्धित रूप है जिसको पंचम क्रिया कहते हैं। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक क्रिया कहते किसे। प्राथमिक क्रिया कहते किसे परिभाषित करना है दो लाइन में। ठीक है, 2 वाक्यों में आपको इसको परिभाषित करना है। तो इसका जवाब होगा प्राथमिक क्रिया को परिभाषित में कि वैसे समस्त आर्थिक क्रियाएं जो मानव द्वारा प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर रहकर निर्भर होकर संचालित की जाती है, उसे हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं। जैसे आखेट एवं भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना, ठीक है, कृषि, खनन, ये सब उदाहरण है किसके, प्राथमिक क्रिया के। तो प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है, प्राथमिक क्रिया के कुछ उदाहरण दे, तो आप दे देंगे आखेट, भोजन संग्रह, कृषि, पशुचारण, खनन, ये सब सारे दे सकते हैं, इत्यादि दे सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि आखेट एवं भोजन संग्रह क्या है। आपको 2 लाइन में लिखना है इसको। तो आखेट एवं भोजन संग्रह प्राथमिक क्रिया का ऐसा रूप है जो आदिम कालीन से मानव के द्वारा जीविकोपार्जन के लिए संपन्न किया जाता रहा है। ठीक है, बस ऐसी परिभाषा लिखना है। दूसरा पूछा जा सकता है कि भोजन संग्रह क्या है। तो भोजन संग्रह भी आदिकाल से मानव समुदाय द्वारा अपने जीविकोपार्जन को संचालित करने के लिए किया जाने वाला प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। बस यही देना है। अगला प्रश्न इसमें बन सकता है पशुचारण किसे कहते हैं। तो पशुचारण कृषि से पूर्व और भोजन संग्रह तथा आखेट के पश्चात प्राथमिक क्रिया का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत पशुओं को चराकर
मानव समुदाय अपनी जीविकोपार्जन और आय की अर्जन करते हैं। ये हो गया पशुचारण। अगला प्रश्न इसी से रहेगा कि पशुचारण को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पशुचारण को 2 वर्गों में बांटा गया है, जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। ठीक है, जलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन पालन। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि जलवासी पशुचारण क्या है। तो इसमें जवाब होगा जलवासी पशुचारण पशुचारण का वह प्रारंभिक रूप है या प्राचीन रूप है जिसके अंतर्गत मानव आबादी या फिर चरवाहा अपने पशुओं के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान ऋतु परिवर्तन करते हुए उनको चराने का कार्य करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका जलवासी पशुचारण, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूवमेंट के साथ, स्थान परिवर्तन के साथ जलवासी पशुचारण करना। उदाहरण के स्वरूप ऋतु चारण, तो उसमें क्या हो जाता है कि ऋतुओं के अनुसार, ठीक है, जाड़े के दिनों में पर्वतीय क्षेत्रों से घाटी की ओर जाते हैं चरवाहा, जबकि अपने भेड़ बकरियों और जानवरों को लेकर पानी और भोजन की तलाश में, जबकि गर्मी के दिनों में वो पुनः पर्वतीय क्षेत्र में चले जाते हैं, तो जल वहां पे अवेलेबल होता है। ठीक है, अगला प्रश्न बन सकता है इसमें कि वाणिज्य पशुधन पालन क्या है। तो वाणिज्य पशुधन पालन पशुचारण का आधुनिकतम रूप है जिसके द्वारा पशुओं को व्यापारिक महत्व से या वाणिज्य के महत्व से पालन किया जाता है और इनके द्वारा दूध के साथ मांस इत्यादि का विक्रय किया जाता है और उनसे आय का अर्जन होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा कि कृषि से क्या समझते हैं, कृषि को परिभाषित कीजिए। तो कृषि को परिभाषित हम लोग इस प्रकार से करेंगे कि कृषि प्राथमिक क्रिया का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत धरातल या कृषि भूमि में विभिन्न फसलों जैसे खाद्यान्न फसलों, नकदी फसलों, व्यापारिक फसलों की खेती की जाती है और उससे जीविकोपार्जन के साथ साथ आय की प्राप्ति की जाती है। तो ये हो गया कृषि का उदाहरण। अब पूछा जाएगा कि कृषि के विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इसमें जवाब होगा विस्तार क्षेत्र एवं प्रकृति के आधार पर या उत्पादित फसलों के आधार पर कृषि को कई वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, जैसे पहला हम लोग कर सकते हैं निर्वाह कृषि, मतलब वैसी कृषि, निर्वाह कृषि मतलब वैसी कृषि जिसके अंतर्गत केवल और केवल जीवन का निर्वाह किया जाता है, उसे हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। प्रश्न बनेगा कि निर्वाह कृषि को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो आदिकालीन निर्वाह कृषि और दूसरा हो जाएगा आपका गहन निर्वाह कृषि। आदिकालीन निर्वाह कृषि का तात्पर्य वैसी कृषि से है जिसके अंतर्गत प्रारंभिक समय में मनुष्य द्वारा जंगलों को साफ करके और उसमें खेती की जाती थी। ठीक है, ऐसी कृषि को हम लोग कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी बोलेंगे। बर्न एंड स्लैश फार्मिंग, मतलब एक साल में जंगल को काटे, वहां पे उसको आग लगा दिए, काटे और आग लगा दिए और उससे जो उर्वरक प्राप्त हुआ, ठीक है, राख जो होता है उससे थोड़ी बहुत उर्वरता आ जाती है भूमि में, उससे खेती किए, अगले साल फिर उसको छोड़ दिए और फिर जंगल के दूसरे पार्ट को हम लोग फिर शुरू किए। ठीक है, और दूसरे पार्ट को काटे, वहां पे आग लगाए और वहां पे खेती किए। इसको बोलते हैं हम लोग आदिकालीन निर्वाह कृषि या तो स्थानांतरणशील कृषि। भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे हम लोग झूमिंग कृषि के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला कृषि है गहन निर्वाह कृषि। यह भी जीवन निर्वाह कृषि का एक प्रकार है। गहन निर्वाह कृषि जीवन निर्वाह कृषि का एक ऐसा प्रकार है जिसके अंतर्गत कम कृषि भूमि क्षेत्र में सिंचाई, उर्वरक और प्रौद्योगिकी की सहायता से अधिक उत्पादकता प्राप्त की जाती है अधिक जनसंख्या के लिए। तो इसको भी 2 वर्गों में बांटते हैं, चावल
प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। मतलब वैसे क्षेत्र गहन निर्वाह कृषि जिस क्षेत्र में चावल ही मुख्य भोजन के रूप में बहुत सारे आबादियों के लिए पूर्ति करता है, उसे हम लोग चावल गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। जबकि जहां पे चावल के अलावे जैसे गेहूं, बाजरा, ज्वार इत्यादि के द्वारा निर्वाह कृषि की जाती है, उसे हम लोग चावल रहित गहन निर्वाह कृषि कहते हैं। ठीक है। दूसरा कृषि का जो रूप है वो है रोपण कृषि। तो रोपण कृषि क्या है? तो यूरोपियों द्वारा रोपण कृषि को हम लोग परिभाषित करेंगे, इसी को बागानी कृषि भी बोलते हैं। रोपण कृषि व्यापारियों यूरोपीय देशों से आए हुए औपनिवेशिक, ठीक है, प्रधान देशों में एक पूंजी प्रधान कृषि का रूप है जो विस्तृत क्षेत्र में एकाकी फसलों को बागान के रूप में कृषि की जाती थी, जैसे चाय की कृषि, केला की कृषि, ठीक है, कहवा की कृषि, ये सब उसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो ये रोपण कृषि हो गया। अगला है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कृषि। ये सब मैं 1 से 2 लाइन में जवाब देने वाला क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन इससे बन सकता है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि किससे इससे आप क्या समझते हैं? तो एक सामान्य अपने लैंग्वेज में इसका जवाब देना है, किताबी में नहीं। कि देखिए विस्तृत, तो इसको सिंपल से बोलेंगे मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में। मध्य अक्षांश मतलब कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के आसपास में स्थित देशों में वाणिज्य और व्यापार की दृष्टि से बड़े क्षेत्र में की जाने वाली कृषि को वाणिज्य अनाज कृषि कहते हैं। ठीक है। उदाहरण स्वरूप विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में ऐसी कृषि की जाती है, जैसे उत्तरी अमेरिका में प्रियजी क्षेत्र में, दक्षिणी अमेरिका में पंपास क्षेत्र में, फिर तुम्हारा हंगरी में पुस्ताज क्षेत्र में, मध्य एशिया में स्टेपीज में, अफ्रीका में वेल्ड के घास के मैदान क्षेत्र में, और ऑस्ट्रेलिया में आपके डॉन्स मैदानी क्षेत्रों में। तो यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों में गेहूं की खेती की जाना किसका अंतर्गत आता है? तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के अंतर्गत आता है। इतना सा दे देना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? तो मिश्रित कृषि कृषि का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत कृषि कार्य के साथ साथ पशुपालन की भी कार्य संपन्न की जाती है। इतना ही सा लिखना है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या है? तो डेयरी कृषि कृषि का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत दुधारू पशुओं को दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों का उत्पादन करने के लिए कार्य किया जाता है, उसे हम लोग डेयरी कृषि कहते हैं सामान्य सी भाषा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है भूमध्य सागरीय कृषि किसे कहते हैं? तो भूमध्य सागरीय कृषि मध्य अक्षांशों में खास करके भूमध्य सागर और भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में की जाने वाली ऐसी कृषि प्रणाली है जिसमें खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है, जैसे संतरा, अंगूर, ठीक है, मौसमी इत्यादि की। तो ये हो गया आपका भूमध्य सागरीय कृषि। नेक्स्ट आपका आ जाएगा बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि किसे कहते हैं? तो बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि से तात्पर्य उस कृषि से है जो बाजार में पूर्ति करने के उद्देश्य से सब्जियों का उत्पादन करता है और फूलों की खेती की जाती है। इसमें वैसे सब्जियों की खेती की जाती है जो नगरों के समीप वाले भूमि में की जाती है, नगरों के आसपास में, क्योंकि उसका उपभोग क्षेत्र नगर होते हैं। तो एक रात में ऐसे फसलों को बाजार तक पहुंचाया जाता है ट्रकों के द्वारा, इसीलिए इस कृषि को बाजार के लिए सब्जी खेती और उद्यान कृषि को ट्रक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये हो गए। अगला क्वेश्चन है सहकारी कृषि। कृषि का एक रूप है, तो इसमें हम लोग परिभाषित करेंगे सहकारी कृषि कृषि का एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत स्वेच्छा से, है ना, कृषकों का एक समूह स्वेच्छा से साथ में मिलकर कृषि करता है और उसके लाभ को आपस में बांट लेता है। ठीक है। अगला कृषि है सामूहिक कृषि। तो सामूहिक कृषि भी कृषि का एक ऐसा आधारभूत सिद्धांत है ना, जिसमें कि पूरे कृषि
कार्य पर किसी एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का हक होता है या स्वामित्व होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर रूस के कोलक खोज में रूस के सोवियत रूस में कोलक खोज के नाम से सामूहिक कृषि की जाती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है उसको, इसलिए मैंने उसको इंडिकेट किया। कोलक खोज कृषि रूस में सामूहिक कृषि के रूप से की जाती है, यानी सोवियत संघ में। ठीक है। और लास्ट आपका प्राथमिक क्रिया का स्वरूप हो गया खनन। तो खनन किसे कहते हैं? खनन एक ऐसा पृथ्वी के अंदर से खनिज संसाधनों को खोद कर निकालने की क्रिया है, ठीक है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से प्रकृति पर निर्भर होती है। खनन दो प्रकार के होते हैं। खनन दो प्रकार के होते हैं, एक भूमिगत खनन और एक कूपनिक खनन। भूमिगत का मतलब कि भूमि के अंदर जाके क्या किया जाता है? अंदर जाते हैं गुफा से लोग और खनन करते हैं और उसको बाहर निकालते हैं। और दूसरा हो गया कूपनी, मतलब कि कूप की तरह उसको किया जाता है। ऊपर चौड़ा रहेगा, कोड़ते कोड़ते चौड़ा कर दिया जाता है, नीचे वो खनन गहरा होते चला जाता है, संकीर्ण होते चला जाता है। इसको हम लोग ओपन कास्ट माइन भी बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग आज देख लिए कि इतनी सारी क्वेश्चन आपके बन सकते थे, जिसको मैंने 16 से 17 मिनट में पूरा कंप्लीट किया। काफी लाभदायक होगा आपको ये वीडियो। जो चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और बच्चों में आप अपने दोस्तों में शेयर करके इसका लाभ उठाएंगे। तो इसी के साथ मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो आपके परीक्षा बस नजदीक हैं, सीरियस हो जाए और खाली समय में इस वीडियो को देख लें, बार बार देखें, ताकि आप इसको चलते फिरते भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, 1 नंबर वाले क्वेश्चनों को सुनकर सिर्फ वीडियो। धन्यवाद सभी को। हैव अ नाइस डे। और पिछला वीडियो देखने के लिए लिंक पे जाके, इसी वीडियो के लिंक में दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में आप लोग पिछले तीनों क्लास को देख सकते हैं। धन्यवाद।